हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आप सब आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के ऊपर। यानी आज की क्लास में हम देखेंगे कि जिस दिन पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी जिस दिन पार्टनर्स अपने बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अगर उस दिन हमें ये दिख रहा है कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म अभी तक चलते हुए आ रही थी, दैट इज नोन एज ओल्ड पार्टनरशिप फर्म, अगर उनके एसेट्स और लायबिलिटीज में किसी भी तरीके से हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो उस चेंज को, उस वेरिएशन को हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर बोलते हैं ना, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। सो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँ ना, तो रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी तब होता है जब फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। यानी अगर किसी भी वजह से पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर अगर चेंज होता है, तो दैट इज नोन एज कि वहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस हो रहा है। ठीक है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बोलते हैं ना कि अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। जैसे अभी जो प्रेजेंट में हमारा चैप्टर चल रहा है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, है ना। पार्टनर आपस में ही रेशो चेंज कर रहे हैं, तो इससे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, अपना चैप्टर नंबर 4, दैट इज नोन एज एडमिशन ऑफ पार्टनर। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन केसेस में भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो जहाँ जहाँ हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, वहाँ वहाँ पर हमें अपने एसेट का रिवोल्यूशन और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करना होता है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट का मतलब होता है बेटा, जब हमारे एसेट की वैल्यू में हमें चेंज होता हुआ दिखता है। और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का मतलब होता है जब हमें अपनी लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज होता हुआ दिखता है। तो ऐसे में हम इसको रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी बोल देते हैं। अच्छा, अब हमें कैसे दिखता है कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज हो रहा है? तो देखो बहुत सिंपल है। देखो अभी तक जो हमारी पार्टनरशिप फर्म चलती हुई आ रही थी, उसको हम ओल्ड फर्म कहते हैं। तो ओल्ड फर्म में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, उनकी वैल्यू को हम ओल्ड वैल्यूज कह देते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन हम इन सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज की ओल्ड वैल्यू को, ठीक है, मेजर करते हैं मार्केट वैल्यू पे। अगर हमें लगता है कि ओल्ड वैल्यूज एंड मार्केट वैल्यूज में किसी भी तरीके का चेंज है, तो हम यहाँ पर फिर अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। ओल्ड वैल्यूज को किस पे लाते हैं? मार्केट वैल्यूज पे लेकर आते हैं। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है, तो हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को भी अपडेट करते हैं। तो ऐसे में हमें अपने एसेट्स की वैल्यू को चेंज करना पड़ सकता है, लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज करना पड़ सकता है टू द मार्केट वैल्यू, टू द फेयर वैल्यू। ओके। अब ऐसे में बेटा, जब हम अपने एसेट की वैल्यू को चेंज करते हैं और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज करते हैं, तो ऐसे में हमें फील हो सकता है कि या तो चेंज होने से हमें इनकम हो रहा है, या तो चेंज होने से हमें एक्सपेंस हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, आप एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज करोगे तो आपको फील होगा या तो हमें फायदा होता हुआ दिख रहा है, या तो हमें नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और इस फायदे नुकसान को ना बेटा हम एक स्पेशल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, विच इज नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो, बात समझ में आती है? यस। अब याद रखो कि क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट में एसेट से चेंज होने वाला और लायबिलिटी से चेंज होने वाला फायदा नुकसान आता है, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट अपने आप में एक इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बन जाता है। और इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट का अगर कोई हमसे नेचर पूछता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, तो रिवोल्यूशन अकाउंट का नेचर क्या होता है मेरे बच्चे? नॉमिनल नेचर होता है। यानी आपने देखा होगा, अगर मैं आपको इसको ऐसे भी समझाऊँ, तो आपने देखा होगा कि क्लास 11th में आपने जब अकाउंटिंग रूल्स अंडरस्टैंड करे थे, तो आपने देखा था कि अकाउंटिंग रूल्स को 2 तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता था। एक मॉडर्न अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। तो जब ट्रेडिशनल अप्रोच आपने पढ़ा था, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके 3 अकाउंट होते थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो रियल अकाउंट में आपके सारे मोस्टली एसेट्स आते थे, पर्सनल अकाउंट में मोस्टली आपकी लायबिलिटी आती थी, और नॉमिनल अकाउंट में आपके आते थे इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में भी क्योंकि आप इनकम एंड एक्सपेंसेस को ही रिकॉर्ड कर रहे हो जो एसेट्स और लायबिलिटी के चेंज होने से हो रहे हैं, दैट्स व्हाई रिवोल्यूशन का जो नेचर है वो नॉमिनल नेचर होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, रिवोल्यूशन अकाउंट का जो अदर नेम होता है वो होता है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कभी कभी पेपर में अगर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट पूछ लिया जाए, तो समझ जाना कि उसने रीवैल्यूएशन अकाउंट ही पूछा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, तो वेरियस इनकम एंड वेरियस एक्सपेंसेस यहाँ पर आ सकते हैं, जो कि आपको एसेट और लायबिलिटी के चेंज होने से यहाँ पर दिखाई देंगे। तो जब रिवोल्यूशन अकाउंट में हम बोलते हैं ना कि सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस प्लेस डाउन कर लेंगे, तो रिवोल्यूशन अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस होगा, जो नेट बैलेंस होगा, वो आपका प्रॉफिट और लॉस के फॉर्म में आएगा। और जो प्रॉफिट और लॉस आपको रिवोल्यूशन अकाउंट से आता हुआ दिखाई देगा, आप उसको कौन से रेशो में बांट दोगे? ओल्ड रेशो में बांट दोगे। सर,
रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट लॉस आएगा यानी नेट बैलेंस आएगा उसको हम ओल्ड रेशो में क्यों बांटेंगे? देखो बेटा बात सिंपल है। मान लो कि ए बी दो पार्टनर थे, इनका रेशो था 1:1। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर इन्होंने डिसाइड किया 1 अप्रैल 2026 को कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर देंगे, ठीक है? और ए बी ने डिसाइड किया कि हम रेशो कर देंगे 2:1। तो जिस दिन रेशो चेंज किया उस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यस। और इसी दिन आप अपना रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे, ठीक है? अब रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन हम रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे होते हैं, पर हम किस फर्म के एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू कर रहे होते हैं, वो है ओल्ड फर्म। तो ओल्ड फर्म के जब हम एसेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज करेंगे, इनकी बोलते हैं ना वैल्यू को चेंज करेंगे, तो इनसे जो भी हमें फायदा नुकसान होगा ना, वो ओल्ड ही रेशो में बांटा जाएगा। क्योंकि ये जो एसेट्स और लायबिलिटी हैं ओल्ड फर्म के हैं, तो अगर इनसे हमें कोई भी फायदा और नुकसान आता हुआ दिखाई देता है, तो उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन कौन से रेशो में बांटेंगे? ओल्ड ही रेशो में बांटेंगे, ठीक है? सो दैट्स व्हाई जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आपको रिवोल्यूशन अकाउंट से आता हुआ दिखाई देगा ना, आप उसको ओल्ड रेशो में बांटोगे। ये एक जनरल रूल है, क्योंकि आप ओल्ड फर्म के एसेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज कर रहे हो, तो जो भी फायदा नुकसान होगा उसे ओल्ड ही रेशो में बांटा जाएगा। ये जनरल रूल है। बोलो बात समझ में आ गई? यस। अब क्योंकि आप इतना सारा कंसेप्ट समझ चुके हो, तो अब आप मेरी बातों को आराम से समझ जाओगे। देखो यहाँ पे लिखा है कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर के जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में, तो एसेट्स को रिवैल्यूड किया जाता है, लायबिलिटीज को रीअसेस करा जाता है करंट फेयर वैल्यू पे। यानी अपने हम पुराने फर्म के जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज की वैल्यू है, उनको अपडेट करते हैं करंट फेयर वैल्यू पे यानी मार्केट वैल्यू पे। इस पर्पस के लिए एक नॉमिनल अकाउंट जिसका नाम है रिवोल्यूशन अकाउंट वो प्रिपेयर किया जाता है, और इसको ऑल्सो नोन एज कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी रिवोल्यूशन अकाउंट का अदर नेम क्या है? पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट। और रिवोल्यूशन अकाउंट का नेचर क्या है मेरे बच्चे? ये है नॉमिनल अकाउंट। बोलो बात समझ में आ गई? यस। अब इस रिवोल्यूशन अकाउंट को बनाने से, इस एक्सरसाइज को करने से, जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है, जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है इस एक्सरसाइज को करने से, इस रिवोल्यूशन अकाउंट को बनाने से, वो नेट प्रॉफिट और लॉस बिलोंग हो जाता है पार्टनर को उनके ओल्ड रेशो में, उनके ओल्ड रेशो में। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? यस। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट दिखता कैसा है। तो देखो रिवोल्यूशन अकाउंट के दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। डेबिट साइड में आप सारे एक्सपेंसेस शो करते हो जो एसेट्स और लायबिलिटी के चेंज होने से होती हैं, और क्रेडिट साइड में आप सारी की सारी इनकम शो करते हो जो आपको सेम एसेट्स और लायबिलिटी के चेंज होने से होती है। क्योंकि मेरे बच्चे अकाउंटिंग का नियम भी है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स आर डेबिटेड, इसलिए एक्सपेंस आपको डेबिट साइड में और इनकम्स आपको क्रेडिट साइड में दिखाई देते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर मैं इनकम साइड की बात करूँ, तो अगर आपको ना एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती हुई दिख रही है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपको फायदा ही होगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा। लायबिलिटीज की वैल्यू अगर क्या हो रही है मेरे बच्चे? लायबिलिटीज की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, देखो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फायदा, और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू अगर कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आपको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा यहाँ पे भी। बोलो हाँ कि ना? सोचो बिजनेस की लायबिलिटीज कम हो गई, तो उसमें भी फायदा हो गया, ठीक है? और अगर बिजनेस को कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिलता है, ऐसा एसेट जिसको हम यूज तो कर रहे थे बिजनेस में, बट अभी तक हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, हो सकता है कि अकाउंटेंट से बोलते हैं ना कि एरर हो गया हो, ठीक है, ओमिशन हो गया हो, वो भूल गया हो, तो हम आज इस एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ऐसे में मेरे बच्चे जब हम अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करेंगे अपने बिजनेस में, तो नो डाउट हमें फायदा होगा, हमारे पास एक नया एसेट यहाँ पर आ जाएगा। तो वही बात है बेटा, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा, लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो आपको फायदा होता है, और अगर आपको कोई एसेट पाया जाता है तो इससे भी आपको फायदा होता है। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। तो ये सब इनकम के सिंबल हैं, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बोलो हाँ कि ना? याद भी क्या रखने? लॉजिक है, एसेट बढ़ेंगे तो फायदा, लायबिलिटीज कम होंगी तो आपको फायदा, और अगर कोई खोया पाया एसेट मिला तो भी फायदा। देखो एकदम जनरल सेंस की भी बात है। और अगर मान लो आपका, अगर ये सारा का सारा जो बोलते हैं ना कि आइटम है, अगर इसको आप अपोजिट कर दो, ठीक है, तो आप एक्सपेंस पे पहुंच जाओगे। जैसे कि अगर आपके एसेट इंक्रीज नहीं डिक्रीज होते, एसेट की वैल्यू कम होती है, तो आपको मेरे बच्चे नुकसान हो जाएगा। लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है, लायबिलिटीज ऑब्लिगेशन डेट बिजनेस के ऊपर का जो बोझ है वो बढ़ रहा है, तो ऐसे में नुकसान होगा। और आपको ना कोई एसेट नहीं मिल रहा, ठीक है, अब आपको कोई लायबिलिटीज बोलते हैं ना यहाँ पर खोई पाई मिल रही है, यानी
ऐसी लायबिलिटीज जिसको आपने पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया था बट रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन पता चल रहा है कि यार एक ये भी लायबिलिटी थी, तो इसको भी रिकॉर्ड करना है। तो सोचो, एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो आपका नुकसान, आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं तो आपका नुकसान, आपको कोई लायबिलिटीज मिल रही है तो आपका नुकसान। बोलो हाँ कि नहीं, समझ में आ गया। अब ये सारी के सारी इनकम और सारे के सारे एक्सपेंसेस प्लेस डाउन करने के बाद अब हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट में आता है नेट बैलेंस, यानी या तो आएगा प्रॉफिट या तो आएगा लॉस। अब देखो प्रॉफिट कब आता है, जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है और एक्सपेंसेस कम होते हैं। जैसे मान लो इनकम साइड का टोटल है 1 लाख और एक्सपेंस साइड का टोटल है 80,000, तो आपका ना 20,000 यानी डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा, ठीक है, जिसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को ना हम लिखेंगे कि ये प्रॉफिट है रिवोल्यूशन का, जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो ये जो प्रॉफिट है रिवोल्यूशन का, इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड रेशियो में। बोलो बात समझ में आ गई। बस एक ना पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना, अगर कैपिटल फिक्स्ड लिखा है कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो फिर पार्टनर्स कैपिटल की जगह पर आप पार्टनर्स करंट लिखना। आपने जब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप का पहला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें जब आपने कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया था तो आपने देखा था पार्टनर्स के अकाउंट दो तरीके से मेंटेन किया जा सकते हैं, दो मेथड होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स के दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल आती है और करंट अकाउंट में पार्टनर्स के तमाम इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। तो सोचो कि अगर पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स्ड, तो जितना भी आप फायदा देना चाह रहे हो पार्टनर को वो करंट अकाउंट में देना होगा, ठीक है। वैसे रेयर होता है कि यहाँ पर बोलते हैं ना कि आपको कैपिटल फिक्स लिख कर देते हैं, बट अगर कैपिटल फिक्स लिखा है तो आपको फिर यहाँ पर करंट अकाउंट मेंशन करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आता है। और अगर कैपिटल फिक्स नहीं है तो इसका मतलब है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर का विच इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसी में कैपिटल, उसी में इनकम, उसी में एक्सपेंस आता है। तो अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है, कैपिटल फिक्स नहीं है, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा बेटा। तो उस सिनारियो में हम प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। बोलो क्लियर है ना? तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बताओ, प्रॉफिट हो सकता है तो लॉस भी तो हो सकता है। तो लॉस कब होगा? जब आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इनकम कम हो जाएगी। मान लो एक्सपेंस का टोटल किया तो 1 लाख, इनकम का टोटल किया तो 80,000, तो आप 20,000 का बैलेंस बचा कहाँ मेरे बच्चे? क्रेडिट साइड में। इसको आप लॉस कह दोगे, ठीक है। और ये लॉस जो है रिवोल्यूशन का, ये ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशो में, ठीक है। और अगर कैपिटल फिक्स्ड है, गलती से कैपिटल के आगे पीछे कहीं फिक्स लिखा हुआ है, तो फिर आप पार्टनर्स करंट अकाउंट में इस लॉस को लेकर जाओगे। बोलो क्लियर है? यस। फिर लास्ट में इस अकाउंट को टोटल कर दोगे। टोटल इस बात पे निर्भर करेगा कि कौन सी साइड बड़ी है। एक्सपेंस साइड बड़ी है तो दोनों तरफ एक्सपेंस का टोटल होगा, अगर इनकम साइड बड़ी है तो दोनों तरफ इनकम का टोटल आएगा। बोलो क्लियर है? यस। तो ये तो था कि अकाउंट कैसे बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनके एंट्रीज कैसे पास होती है। कभी कभी इनकी एंट्रीज भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसके एंट्रीज भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर ना अगर मैं एंट्रीज के बारे में डिस्कस करूँ, तो पहले है ना इनकम साइड के एंट्रीज डिस्कस करूंगा, फिर एक्सपेंस साइड के डिस्कस करूंगा, फिर प्रॉफिट और लॉस की मैं एंट्री डिस्कस करूंगा। तो देखो एंट्रीज अगर हम डिस्कस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखो आपको ध्यान रखना है। आपको याद होगा, ठीक है, कि हमने 11th क्लास में अकाउंटिंग रूल्स अंडरस्टैंड करे थे, ठीक है। और क्योंकि मॉडर्न रूल इजी टू अप्लाई और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, तो हम जितनी भी अकाउंटिंग है पॉसिबल करते हैं कि मॉडर्न अप्रोच से ही फॉलो करें। तो हमने देखा था बेटा कि सारे एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, सारे एक्सपेंस के बैलेंसेस भी क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है। क्योंकि एसेट बाय करते हैं तो आउटफ्लो होता है कैश का, एक्सपेंस इनकट करते हैं तो भी कैश का आउटफ्लो होता है, इसलिए दोनों के बैलेंस सेम है। और अगर इनकम है तो इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। और अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ठीक है, या इंटरनल लाइबिलिटी लाइक कैपिटल है, तो इनके बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। क्योंकि इनकम लाइबिलिटी कैपिटल से बिजनेस के पास पैसा आता है, तो इनके बैलेंस क्रेडिट होते हैं। तो ये रूल था। और अगर बाई चांस इनका बैलेंस अगर रिड्यूस हो जाए, तो जिनका डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट हो जाता है, जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखो, अगर आपको नेचुरल बैलेंस याद है तो अपोजिट करने में तो जरा सा भी टाइम आपको नहीं लगने वाला है यहाँ पे। पर याद रखो ये रूल बहुत क्लियर होने चाहिए। और अगर ये रूल आपके क्लियर है ना मेरे बच्चे,
तो आप अगर अकाउंट बना रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंट्री पास कर रहे हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आप देखो इनकम साइड में हम देखें तो एसेट के बढ़ने से, लायबिलिटी के घटने से और खोए पाए एसेट के मिलने से बेटा बिज़नेस को ना फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है और ये फ़ायदा कहाँ दिखाया जा रहा है? रिवोल्यूशन अकाउंट में। ये फ़ायदा रिवोल्यूशन अकाउंट को मिल रहा है। अब आप मुझे बताओ कि रिवोल्यूशन अकाउंट को फ़ायदा मिल रहा है तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो इसलिए देखो रिवोल्यूशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। और बताओ ये फायदा क्यों हो रहा है रिवोल्यूशन को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं एज अ इनकम? क्योंकि एसेट बढ़ रहे हैं। देखो सबसे पहले एसेट बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। और अगर एसेट बढ़ रहे हैं ना तो एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट होता है। तो देखो एसेट अकाउंट डेबिट। अच्छा लायबिलिटीज ना डिक्रीज हो रही हैं तो फायदा हो रहा है। तो लायबिलिटीज जब डिक्रीज होती है ना, लायबिलिटीज जब डिक्रीज होती हैं तो डेबिट होता है। तो ये देखो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। और फिर उसके बाद ना अगर आपको कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल रहा है तो ये भी तो एसेट ही है। तो जब एसेट आपको मिल रहा है तो एसेट आ रहा है तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट को भी आपने डेबिट करा और इनसे जो भी फायदा हुआ वो आपने रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये एंट्री हो गई देखो, ठीक है। अकाउंट में ऐसे दिखता है, ये इसकी एंट्री होगी। कितना इजी है देखो। नरेशन पास कर दो कि बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। वैसे ही मेरे बच्चे अगर हम एक्सपेंस साइड की एंट्री पास करें, डेबिट साइड की, तो अगर आप स्मार्ट अगर हो, जो कि हो आप स्मार्ट, तो आपने जो क्रेडिट साइड इनकम साइड की एंट्री पास करी है ना रिवोल्यूशन में, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट साइड यानी एक्सपेंस साइड की एंट्री का। तो याद रखना कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, अगर अगर आपको एक्सपेंस साइड का एंट्री पास करना है, ठीक है, तो जस्ट अपोजिट कर दो इनकम साइड की जो एंट्री पास करी है उसका, देखो जस्ट अपोजिट है। फिर भी हम लॉजिकली करेंगे इसको, देखिए। तो देखो आपको ना रिवोल्यूशन में डेबिट साइड एक्सपेंस मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है देखो एक्सपेंस? क्योंकि एसेट की वैल्यू घट रही है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मार्केट में, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपको मिल रहा है तो इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। तो देखो रिवोल्यूशन को नुकसान मिल रहा है तो ऐसे में जब रिवोल्यूशन को नुकसान मिल रहा है तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो देखो रिवोल्यूशन को डेबिट किया। और डेबिट करने के पीछे का कारण क्या था? क्योंकि एसेट की कीमत कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है। और जब एसेट कम होता है मेरे बच्चे तो क्रेडिट होता है। तो ये देखो टू एसेट अकाउंट। लायबिलिटीज बढ़ रही हैं आपके तो आपको नुकसान हो रहा है। तो मेरे बच्चे लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट होता है। तो ये देखो टू लायबिलिटीज अकाउंट। और आपको कोई खोई पाई लायबिलिटी मिल रही है, ऐसी लायबिलिटी जो आपने पहले तो रिकॉर्ड नहीं करी थी बट अब करनी पड़ रही है, तो वो भी तो लायबिलिटी इटसेल्फ है। तो लायबिलिटी मिल रही है तो भी बैलेंस क्रेडिट होगा। तो देखो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है। और जितना भी बेटा एसेट के घटने से, लायबिलिटी के बढ़ने से, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के मिलने से जितना भी नुकसान हुआ, वो नुकसान आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करके। बोलो हाँ के ना? ठीक है, यस। अब देखो आपने इनकम साइड की एंट्री भी पास कर दी, एक्सपेंस साइड की भी एंट्री पास कर दी। अब आती है बात प्रॉफिट और लॉस की। तो देखो अगर आप ना रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स को बांट रहे हो, तो सोचो आप रिवोल्यूशन का प्रॉफिट क्यों बांट रहे हो? आप तभी बांट रहे होंगे जब रिवोल्यूशन में इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंसेस कम होंगे। तो इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि अगर रिवोल्यूशन का इनकम साइड अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है रिवोल्यूशन का क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। रिवोल्यूशन को इनकम ज़्यादा हो रखी है, रिवोल्यूशन का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। और अब हम ये रिवोल्यूशन का क्रेडिट बैलेंस, ये इनकम, ये प्रॉफिट किसको दे रहे हैं? पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो ऐसे में रिवोल्यूशन का जो इनकम है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा। तो देखो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, ये देखो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट। और ये प्रॉफिट हमने किसको दे दिया? पार्टनर्स को दे दिया। किसको दे दिया? पार्टनर्स को दे दिया। तो अगर आप रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बेटा पार्टनर्स को दोगे ना, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बिजनेस में मेंटेन है। तो पार्टनर्स को कुछ भी देना है तो उनके कैपिटल में दो, कुछ भी लेना है कैपिटल से लो। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में दो, कुछ लेना है तो करंट अकाउंट से लो, है ना? ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर को प्रॉफिट देते हो तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो प्रॉफिट जाएगा। और जब कैपिटल अकाउंट किसी भी पार्टनर का बेटा बढ़ेगा तो ऐसे में बिजनेस के लिए लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी होती है। तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसलिए देखो बिजनेस का नुकसान हुआ क्योंकि रिवोल्यूशन का प्रॉफिट देना पड़ा पार्टनर को, जो कि देना ही है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट को हमने क्रेडिट से डेबिट किया और ये प्रॉफिट हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ओल्ड रेशो में। नरेशन पास किया, बिंग रिवोल्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, कि हमने रिवोल्यूशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में। बोलो हाँ कि ना? ठीक है।
और वैसे ही आप फिर लॉस का भी एंट्री पास कर सकते हो। अब सोचो आप रिवोल्यूशन का लॉस दे रहे हो क्रेडिट साइड में, तो रिवोल्यूशन का लॉस क्रेडिट साइड में क्यों दे रहे हो? क्योंकि डेबिट साइड में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, इनकम क्रेडिट साइड में कम है। तो रिवोल्यूशन का जो डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंस बैलेंस है, वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए रिवोल्यूशन को लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर अब रिवोल्यूशन अपना लॉस, अपना एक्स्ट्रा एक्सेसिव जो डेबिट बैलेंस है, वो किसको देगा? पार्टनर को देगा। तो ऐसे में रिवोल्यूशन का जो एक्सपेंस है, लॉस है, वो कम हो जाएगा, तो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो रिवोल्यूशन को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि रिवोल्यूशन सेज कि मैं अपना एक्सपेंस किसको दे रहा हूँ, अपना लॉस किसको दे रहा हूँ? पार्टनर को दे रहा हूँ। तो डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा ये। तो देखो रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, और रिवोल्यूशन अकाउंट ने अपना लॉस किसको दे दिया मेरे बच्चे? पार्टनर्स को दे दिया। तो सोचो जब ये लॉस अब पार्टनर को मिलेगा, तो कहीं न कहीं पार्टनर्स का कैपिटल जो है, वो बढ़ने के बजाय कम होगा, क्योंकि आप उन्हें प्रॉफ़िट नहीं लॉस दे रहे हो। तो लॉस देने से पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा। तो बिज़नेस सेज़ की लायबिलिटीज़ भी हमारे लिए कम हो जाएगी। जब प्रॉफ़िट दे रहे थे रिवोल्यूशन का, तो लायबिलिटी बढ़ रही थी, क्योंकि कल के दिन ज़्यादा कैपिटल का अमाउंट पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को, ओनर्स को। पर अब क्योंकि लॉस दे रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का कम होगा, तो इस वजह से पार्टनर्स को कम अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट को, लायबिलिटी को हमने रिड्यूस कर दिया और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर दिया। तो एंट्री हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। अगर आपको प्रॉफिट की एंट्री आ गई, तो लॉस की एंट्री जस्ट अपोजिट होगी। बोलो, बात समझ में आ गई? यस। नरेशन हो जाएगा बिंग रिवोल्यूशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो मुझे लगता है कि रिवोल्यूशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंट्रीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए, तो जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँ, तो इसके कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे बहुत एक अच्छी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, एक यहाँ पर कैच है, वो ये है कि वैसे तो जनरली पार्टनर्स अपने एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉन्स्टिट्यूशन के डे पर रिवाइज करते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, जो प्रॉफिट लॉस आता है उसको बांटते हैं ओल्ड रेशो में, ठीक है? नेचुरली जनरली ऐसा होता है। बट अगर ये डिस्क्लोज कर दिया जाए कि पार्टनर म्यूचुअली डिसाइड कर रहे हैं कि वो नॉट टू रिवाइज एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, कि वो एसेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब है कि वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना चाहते। रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना चाहते, तो जो पॉसिबल प्रॉफिट और लॉस आ सकता था, उसको बांटना नहीं चाहते। अब सोचो कि अगर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ओल्ड फर्म के एसेट्स और लायबिलिटी को अगर बोलते हैं ना रिवाइज नहीं करेगी, तो आगे जाकर कभी रिवाइज करेगी, यानी नई फर्म में अगर आगे जाके कभी रिवाइज करेगी, तो ऐसे में आगे जाके जब हम कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और जो प्रॉफिट लॉस आएगा ओल्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी के ऊपर, वो ओल्ड रेशो में ना बटकर कौन से रेशो में बटेगा? न्यू रेशो में बटेगा। चलिए इसको देख लीजिए आप, तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखो अगर मान लो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हम नॉट टू रिवाइज एसेट एंड लायबिलिटी, कि हम एसेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज नहीं करना चाहते, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को आज बांटना ही नहीं चाहते, ठीक है? आज बांटना ही नहीं चाहते, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना ही नहीं चाहते, वो रिवाइज ही नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब है, आप ये समझो कि फ्यूचर में अब कभी रिवाइज होगा एसेट और लायबिलिटी, तो जो भी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट अब आएगा, वो आगे जाके न्यू रेशो में बांटा जाएगा। ये समझो। अच्छा कैसे समझो? देखो इस बात को कैसे समझो, देखो मान लो ओल्ड फर्म थी, तो हमारे पास ओल्ड फर्म में ए बी पार्टनर थे, रेशो 1:1 था। अब सोचो ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट में, ठीक है, लायबिलिटीज और एसेट्स से उनको हमें रिवाइज कर देना चाहिए था रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ओल्ड रेशो में। अब हम ओल्ड रेशो में कर नहीं रहे रिवाइज, ठीक है, हम रिवाइज ही नहीं कर रहे। तो सोचो कि ओल्ड फर्म के एसेट्स और लायबिलिटी अब आगे जाके कभी नई फर्म में रिवाइज होंगे, तो इससे होने वाला जो प्रॉफिट अब अराइज होगा, वो आगे जाके कौन सी फर्म में बांटा जाएगा? नई फर्म में। नई फर्म में बांटा जाएगा, तो नए रेशो में बांटा जाएगा, जिससे किसी को फायदा और किसी को नुकसान हो सकता है। तो उस फायदे नुकसान को हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ही एडजस्ट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ओल्ड फर्म के पास ना बैलेंस शीट में एक लैंड पड़ी हुई थी, मान लो सिर्फ कंसेप्ट को समझने के लिए। बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट वैल्यू इसकी थी 10 लाख, बट इसकी जो मार्केट वैल्यू हो चुकी है, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन हमने देखी 10,30,000। अब मान लो अगर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन इस लैंड को रिवैल्यू कर देते, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते और रिवैल्यू कर देते, तो प्रॉफिट आता कितना? 30,000। और इस प्रॉफिट को हमारे पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते 15,000 और अपने बोलते हैं ना कि घर चले जाते, और कोई दिक्कत नहीं था, बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, और फिर आगे अपनी नई फर्म को फ्रेशली स्टार्ट करते। अब क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपनी लैंड की वैल्यू को रिवाइज नहीं करना चाहते,
तो सोचो कि अब यही लैंड की वैल्यू अब आगे कभी रिवाइज होगी, ठीक है, आगे कभी रिवाइज होगी, तो जो भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आएगा अब इस एसेट को आगे रिवाइज करने पे, वो अब कौन से रेशो में बांटा जाएगा? नए रेशो में। अब देखो आपने रिवाइज नहीं किया, अब यही एसेट आप आगे रिवाइज कर रहे हो, तो जो प्रॉफिट आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन में मिल सकता था, जिसको आप ओल्ड रेशो में बांट सकते थे, अब इसी प्रॉफिट को अब आप आगे नई फर्म में बांटोगे, क्योंकि आपने अपने एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन रिवाइज नहीं किया। और ऐसे में अब अगर आप प्रॉफिट को नई फर्म में बांटोगे, सेम 30,000 के प्रॉफिट को नई फर्म में बांटोगे, तो ए और बी को नए रेशो में ये प्रॉफिट मिल जाएगा, एक को 20,000, एक को 10,000, यानी 2/3 1/3 में अगर 30,000 बांटोगे तो एक को 20,000 और एक को 30,000 मिल जाएगा। अब देखो, ओल्ड अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन बांटते हैं तो ए बी को 15-15 मिलता है इस 30,000 के प्रॉफिट में। अगर आज रिवाइज नहीं करोगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन रिवाइज नहीं करोगे, आगे नई फर्म में रिवाइज करोगे, तो सेम यही प्रॉफिट ए बी को मिलेगा 20,000 और 30,000। तो आप देखो, ए को ना जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा फ्यूचर में, अब रिवाइज ना करने की वजह से। अगर आज रिवाइज नहीं करेंगे तो कल के दिन होगा फ्यूचर में, और फ्यूचर में देखो ए को ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा इस एक्टिविटी को करने से। और बी को देखो, तो बी का पहले अगर प्रॉफिट था तो वो 15,000 था, बट अब नई फर्म में उसे कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन में रिवाइज करते तो ए बी को 15-15 ही मिलता रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, बट क्योंकि रिवाइज किया नहीं, फ्यूचर में कभी करोगे, और फ्यूचर में अगर कभी करोगे तो फिर ओल्ड फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवाइज करने से जो प्रॉफिट आएगा नई फर्म में, तो उसको ओल्ड रेशो में बंटना चाहिए था, बट अब आगे नई फर्म में नए रेशो में बटेगा, जिससे कि किसी पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है और किसी पार्टनर को कम प्रॉफिट मिल सकता है, और इसी को हमें एडजस्ट करना होता है किस दिन? रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन। तो अगर पार्टनर अपने एसेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज नहीं करना चाहते, इन शॉर्ट अगर नहीं करना चाहते तो मत करो, पर एसेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज ना करने की वजह से जिन पार्टनर को फायदा और नुकसान फ्यूचर में अब हो रहा है, उसको एडजस्ट कर दो आज रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ही, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। तो इसका मतलब है, पार्टनर अगर म्यूचुअली डिसाइड करते हैं नॉट टू रिवाइज द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, तो इस केस में हमारा प्रॉपर रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनता। एक मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट जरूर बना सकते हैं प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। तो एक मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, प्योर रिवोल्यूशन अकाउंट तो नहीं, बट एक मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है एक कच्चा रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, सिर्फ ये फाइंड करने के लिए कितना प्रॉफिट कितना लॉस है, ठीक है। तो याद रखना, इस केस में प्रॉपर रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता, और जो भी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट पॉसिबल था, जो हो सकता था, उसको हम एडजस्ट कर देते हैं सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। बोलो, बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, इसी कंसेप्ट को समझने के लिए कि समटाइम पार्टनर अपने बोलते हैं ना एसेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज नहीं करना चाहते हैं, इस कंसेप्ट को समझने के लिए स्क्रीन पे ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक्स वाई जेड आपके पास पार्टनर है, इनका रेशो है 5:3:2, ये इनका ओल्ड रेशो था, ठीक है। इन्होंने डिसाइड किया कि अभी अपना रेशो रखना चाहते हैं 4:3:3, मतलब ये अपना नया रेशो डिसाइड करना चाहते हैं 4:3:3, और ये कौन सी तारीख को अपना रेशो चेंज कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2016 को कर रहे हैं, यानी 1 अप्रैल 2016 को फॉर्म में आ रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब इस पर्पज के लिए ऑन दिस डेट फॉलोइंग रिवोल्यूशन टुक प्लेस, और यहाँ पे ना कुछ रिवोल्यूशन करे गए जो कि इस तरीके से है। तो यहाँ पे देखो कुछ एसेट्स और लायबिलिटी के नाम दिए गए हैं, ठीक है, जो कि इस तरीके से है। तो देखो आपको ना पहले तो पता होना चाहिए कि एसेट्स और लायबिलिटी आपके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस का एसेट होता है, प्लांट एंड मशीनरी हमारे बिजनेस का एसेट होता है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे बिजनेस के लिए एसेट होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देखो एक ऐसा एक्सपेंस जिसका जो ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, वो ओवर हो गया। देखो हर एक एक्सपेंस और इनकम का ना एक लास्ट डेट एक ड्यू डेट होता है। अगर आप अपने एक्सपेंस को या इनकम को लास्ट डेट तक पे या रिसीव नहीं करते हो, तो उसके बाद उस इनकम और उस एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे में मान लो कि बिजनेस ने ना एक एक्सपेंस ड्यू डेट पे करना था, लास्ट डेट पे करना था, बट अभी तक किया नहीं, ड्यू डेट लास्ट डेट ओवर हो चुकी है, तो अब वो एक्सपेंस बिजनेस के लिए क्या बन चुका है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जगह अगर आउटस्टैंडिंग इनकम होता, तो मैं ये मानता कि इनकम लेने की जो ड्यू डेट लास्ट डेट थी वो ओवर हो चुकी है, ठीक है, मुझे अभी तक वो इनकम नहीं मिली, तो वो इनकम फिर आउटस्टैंडिंग इनकम में कन्वर्ट हो जाती है, वो बिजनेस के लिए एसेट भी बन जाती है।
तो याद रखना आउटस्टैंडिंग इनकम होता है तो एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है तो लायबिलिटी, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर है मेरे बच्चे, तो आपको पता है सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब ऐसे सप्लायर जिनसे हमने गुड्स उधार खरीदे पर अभी तक इनको हमने पेमेंट नहीं करी, तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज है। ट्रेड डेटर्स ऐसे कस्टमर जिनको हमने उधार में सामान बेचा है बट अभी तक इनसे हमें पैसा मिला नहीं है, तो ऐसे कस्टमर हमारे लिए ट्रेड डेटर्स होते हैं। तो ट्रेड डेटर्स एसेट होते हैं और क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखो इन्वेस्टमेंट को अगर ध्यान से देखो तो 22,000 इसकी बुक वैल्यू थी। बुक वैल्यू मतलब ओल्ड वैल्यू यानी बैलेंस शीट वैल्यू। तो 22,000 इसकी बुक वैल्यू थी और जब इसको रिवाइज किया गया मार्केट में तो पता चला इसकी वैल्यू हो चुकी है 25। तो बताओ इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, ठीक है, फायदा हो रहा है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी देखो एसेट है, 25,000 इसकी बुक वैल्यू थी, बैलेंस शीट वैल्यू थी, बट जब रिवाइज करा तो पता चला 20,000 हो गई। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे घट रही है, तो आपको क्या हो रहा है मेरे बच्चे? यहाँ पे नुकसान हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, एसेट की वैल्यू पहले 40 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई? 50,000। तो यहाँ देखो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा है, तो आप इसे रिवोल्यूशन अकाउंट में लेकर जाओगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, पहले 5,600 था इसका बैलेंस और अब बढ़कर कितना हो गया मेरे बच्चे? 6,000 हो गया। तो यहाँ पर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, तो यहाँ पर मेरे बच्चे आपको क्या हो गया? नुकसान हो गया, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर आपके लिए लायबिलिटी थी। सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू, बुक वैल्यू 60,000 थी बट रिवाइज करके पता चला 50,000 हो गई। तो यहाँ पे लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो आपका फायदा हो गया। लास्ट है डेटर। डेटर एसेट है, एसेट की वैल्यू 70 थी, कितनी हो गई अब रिवाइज करके? 60,000। तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है मेरे बच्चे, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो देखो ये जो फायदे नुकसान हो रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को चेंज करने से, आप इसको कहाँ दिखाओगे? अगर आप ये रिवाइज करना चाहते हो तो आप रिवोल्यूशन अकाउंट में दिखाओगे, और अगर आप इसे रिवाइज नहीं करना चाहते हो, ओल्ड ही वैल्यूज को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो फिर आप प्रॉपर रिवोल्यूशन अकाउंट तो नहीं बनाओगे बट एक मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में लिखा है पास करो एक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब पास करनी है एक एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अबव चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, क्योंकि ऊपर एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस हो रहे तो उनकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। हाउएवर जबकि ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स। अब देखो लिख दिया कि ओल्ड वैल्यूज यानी बुक वैल्यूज ही कंटिन्यू रहेंगे, पार्टनर एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवाइज नहीं करना चाहते। तो देखो एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवाइज नहीं करना चाहते मत करो, पर अगर ये देखो कि एसेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज करते तो कितना पॉसिबल प्रॉफिट और लॉस आता, ठीक है। उस प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करो और उस प्रॉफिट और लॉस को बांटो मत, क्योंकि आप रिवाइज तो कर नहीं रहे, बट प्रॉफिट को लॉस को ना बांटने से, क्योंकि रिवाइज नहीं कर रहे हो आप, तो आप अपना रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस नहीं बांटोगे। तो ऐसे में ना बांटने से कितना पार्टनर को फ्यूचर में फायदा और नुकसान हो सकता है उसका एडजस्टमेंट करो, ठीक है। तो वो यहाँ पे देखना है। तो देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें ना कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो देखो बहुत आसान है, ठीक है। आंसर नंबर 1, ठीक है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ना हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट मतलब पेयर नोट होते हैं, ये वर्किंग नोट मतलब ये एडिशनल कैलकुलेशंस होती हैं जो मेन क्वेश्चंस को करने में हेल्प करती हैं। तो वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं, इसके मार्क्स भी मिलते हैं बेटा पेपर में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जामिनर को कैलकुलेट करके देंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन में ना ये लाइन नहीं लिखी रहती, ठीक है, याद रखना, अगर ये लाइन नहीं लिखी रहती हाउएवर ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू, अगर ये नहीं लिखा रहता तो मैं मान लेता कि हम एसेट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, और एसेट्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो फिर हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, जो प्रॉफिट लॉस आता है उसे ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, जनरल रूल वही होता है। पर ये थोड़ा अलग हो गया, स्पेशल हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि ये ओल्ड वैल्यूज को ही आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ना एग्जामिनर को हाँ, एक एडिशनल कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी विच इज नोन एज कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे हम एग्जामिनर को मेंशन करेंगे सबसे पहले ओल्ड रेशियो एक्स वाई जेड के बीच में, जो कि कितना है, ठीक है, 5:3:2, ठीक है, ठीक है। और फिर न्यू रेशियो भी मेंशन कर देंगे क्योंकि पार्टनर अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, कितना? 4:3:3, ठीक है। फिर एग्जामिनर को मेंशन कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लास्ट लेक्चर्स में हमने ये बहुत अच्छे से देखा था बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
और फिर हम सारे पार्टनर्स का यहाँ पे चेकआउट करेंगे कि रेशो चेंज होने से किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है फ्यूचर। ठीक है, यस, किसको अननेसेसरी फायदा और किसको अननेसेसरी नुकसान हो रहा है फ्यूचर में, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखो हम एक्स का भी चेक करेंगे, तीनों का चेक करेंगे, फॉर एक्स, फॉर वाई एंड फॉर जेड। ठीक है, तीनों का चेक करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हम ना तीनों का फटाफट पहले ओल्ड रेशो लिख देंगे। तो रेशो था 5:3:2, शेयर में कन्वर्ट करेंगे 5/10, 3/10 एंड, ठीक है, 2/10, माइनस करेंगे, ठीक है, न्यू रेशो। तो शेयर में कन्वर्ट करेंगे 4/10, 3/10 एंड 3/10। अब देखो, क्योंकि देखो अगर सिंपल नंबर है तो प्लस माइनस हो सकता है, बट फ्रैक्शन को प्लस माइनस करना है तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे। तो देखो यहाँ एलसीएम तो कॉमन ही हो जाएगा, 10 10 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि एलसीएम कॉमन है तो ये हो गया 5 - 4, ये हो गया 3 - 3, ये हो गया 2 - 3, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 5 - 4 करोगे तो ये पॉजिटिव का आ रहा है 1/10, और देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगा रहे हैं, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ये पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सेम मेरे प्यारे बच्चों, अगर y का देखें ना तो y का 0/10 आते हैं, 0/10 मतलब 0। तो इसका मतलब है कि रेशो चेंज होने से y को ना फायदा है ना नुकसान है, ये नील होगा। और अगर हम बात करें z की, तो z का आंसर आ रहा है -1/10। तो इसका मतलब है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो हम लगा रहे हैं, पर z का आंसर नेगेटिव में आ रहा है, मतलब z गेन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवाइज ना करने की वजह से ना यहाँ पे फ्यूचर में z को अननेसेसरी फायदा होगा और x को अननेसेसरी नुकसान होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ना, यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो z है ना वो कंपनसेट करेगा किसको, x को। क्योंकि देखो एसेट्स और लायबिलिटी अगर हम रिवाइज कर देते ना, तो हम आज ही अपने रिवोल्यूशन अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड हिस्सों में बांट देते। अब हम रिवाइज नहीं कर रहे, तो जो भी रिवोल्यूशन अकाउंट से प्रॉफिट लॉस आ सकता था, अब हम उसे ओल्ड रेशो में तो बांटेंगे ही नहीं। अब खुद सोचो, अब भविष्य में कभी रिवाइज होगा तो वो नए रेशो में बांटा जाएगा, उससे किसी पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, किसी को कम। और हमें पता चल चुका है कि जेड को यहाँ पर अननेसेसरी फायदा होने वाला है फ्यूचर में, और एक्स को अननेसेसरी नुकसान होने वाला है फ्यूचर में। तो आज ही रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ही क्या किया जाएगा मेरे बच्चे, कंपनसेशन लिया जाएगा जेड से और दिया जाएगा किसको, एक्स को। पर उसके लिए ना हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स और जेड को जो फ्यूचर में अननेसेसरी फायदा और नुकसान हो रहा है वो किस प्रॉफिट पे हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट पे वर्किंग नोट, सेकेंड पॉइंट में हम बनाएंगे अपना मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, ठीक है, रीवैल्यूएशन, ठीक है, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट, मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट ये बोलते हैं ना कि एक तरीके से प्योर आपका रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं है, ये एक तरीके से बस कच्चा रिवोल्यूशन अकाउंट है। बस हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है अपने प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए। बस हम प्रॉफिट को यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बस प्रॉफिट निकाल कर छोड़ देंगे। बस हमें प्रॉफिट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। अब देखो डेबिट साइड हमारा एक्सपेंसेस है और क्रेडिट साइड हमारी इनकम की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें फटाफट क्वेश्चन देखना है और जो जो हमें फायदा नुकसान हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। तो देखो इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ रहा था 3,000 रुपये से, 22,000 से 25,000 हो रहा था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और हमारा फायदा हो रहा है एसेट के बढ़ने से, तो हम इसे क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे। अच्छा, फिर इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 25,000 से कितनी होगी, 20,000, एसेट डाउन हो रहे हैं 5,000 से तो नुकसान हो गया। तो टू प्लांट एंड मशीन, ठीक है, इसको हम 5,000 से यहाँ मेंशन कर देंगे। बोलो क्लियर है, यस। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास था लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 से कितना हो चुका है, 50,000। 10,000 से हमारा प्लांट एंड मशीन
सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है, तो हम इसको अपना फायदा दिखा देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये 5,600 से 6,000 हो रहा है। तो हमारा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है वो बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ेगा तो बेटा नुकसान होगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, कितने से 400 रुपये से हम अपना नुकसान दिखा देंगे। फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर हमारे 60,000 से कितने हो गए 50,000, हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो हमें फायदा हो जाएगा बाई सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, बाई सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, तो हमें 10,000 से फायदा हो जाएगा क्योंकि हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। फिर इसके बाद हमारे जो ट्रेड डेटर्स हैं, हमारे एसेट हैं, वो 70,000 से कितने हो रहे हैं 60,000 हो रहे हैं, तो एसेट हमारे घट रहे हैं। ठीक है, तो टू ट्रेड डेटर्स, तो ये हमारा नुकसान हो जाएगा। 10,000 से हमारे डेटर रिड्यूस हो गए, है ना, क्योंकि ये 70,000 से कितने हो रहे हैं 60,000 हो रहे हैं, तो हमारा नुकसान हो रहा है, एसेट गिर रहा है हमारा। तो चलो बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? यस। अब जल्दी फटाफट ना यहाँ पर टोटल करेंगे, ठीक है, और टोटल करने के लिए ये देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है। तो देखो ना, देखकर ही पता चल रहा है क्रेडिट साइड बड़ी है, 23,000 रुपये का बैलेंस है, इनकम का है 23,000 रुपये का बैलेंस, ठीक है, और एक्सपेंस साइड का जो टोटल है वो करोगे तो ये आएगा 15,400। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आपका जो बैलेंस हायर है ना वो किसका है, क्रेडिट साइड का है, तो जो क्रेडिट का टोटल होगा वही डेबिट का टोटल होगा। अब आप ये बताओ, आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, ठीक है, वो कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनकम साइड हायर है और एक्सपेंस साइड लोअर है, तो आपका डेबिट में बैलेंस बचेगा और इसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। अब बताओ प्रॉफिट कितना आया, तो 23,000 में से 15,400 घटा दो, तो ये आपके पास आएगा 7,600 का प्रॉफिट। पर क्योंकि ये मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट है, पार्टनर एसेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज नहीं करना चाहते, हमने बस ये अपनी नॉलेज के लिए बोलते हैं ना कि यहाँ पे राइट डाउन किया कि एसेट्स और अगर लायबिलिटी को रिवाइज करते तो कितना प्रॉफिट आ सकता था, तो ये प्रॉफिट हमने निकाल दिया मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बना के, पर हम इस प्रॉफिट को बांटेंगे नहीं क्योंकि पार्टनर एसेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज करना नहीं चाहते। अब एसेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज नहीं करना चाहते तो पार्टनर्स को पता है फ्यूचर में कितने प्रॉफिट पे अननेसेसरी फायदा नुकसान होगा, वो है 7,600 पे। तो इसी प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, इसी प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। और हम ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशो अप्लाई कर चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि जेड फ्यूचर में अननेसेसरी गेन करेगा इस प्रॉफिट में, एक्स फ्यूचर में अननेसेसरी बोलते हैं ना कि नुकसान में रहेगा, सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जेड कंपनसेट करेगा बेटा किसको, एक्स को। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट होगा ना आपका वो होगा जर्नल एंट्री का। अब देखो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जर्नल एंट्री, ठीक है, तो फटाफट फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है, फटाफट फॉर्मेट बनाओगे, डेट पर्टिकुलर, ठीक है, लेजर फॉलो, डेबिट एंड क्रेडिट, ओके डन, यस, डेट पर्टिकुलर, लेजर फॉलो, डेबिट का अमाउंट है, क्रेडिट का अमाउंट, ओके गाइस। अब यहाँ पे आप देखो डेट भी डाल सकते हो क्योंकि ये जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं 1 अप्रैल 2016 को हो रहे हैं, तो डेट भी डाल सकते हो और आप सीरियल नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो बताओ कौन किसको कंपनसेट कर रहा है, तो यहाँ पे ना जेड कंपनसेट कर रहा है एक्स को, तो पता है कैपिटल कैपिटल फिक्स तो लिखे नहीं, अगर फिक्स्ड होता तो करंट से एंट्री पास करते, पर कहीं भी कैपिटल वगैरह फिक्स्ड मेंशन नहीं थी क्वेश्चन में, तो हम कैपिटल से एंट्री पास करेंगे। तो जेड की कैपिटल को ना रिड्यूस किया जाएगा, पता है, जेड की कैपिटल को घटाया जाएगा और जेड से कंपनसेशन लेकर किसको दिया जाएगा, एक्स को, क्योंकि रेशो चेंज होने से ना फ्यूचर में अननेसेसरी फायदा हो रहा है जेड को और अननेसेसरी नुकसान हो रहा है एक्स को, तो सेम ये इन्हें एसेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज ना करने पे भी होगा, ठीक है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी आप रिवाइज नहीं कर रहे तो आप प्रॉफिट
रिवोल्यूशन का नहीं बांट रहे हो, तो इसमें भी एक्स और वाई को अननेसेसरी फायदा नुकसान होगा जो हमें एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे एक्स को कंपनसेट कर देगा कौन, जेड। तो ये बताओ टोटल प्रॉफिट कितना था रिवोल्यूशन का, 7,600, और हमारा जो जेड है वो कितने से गेन कर रहा था, 1/10 से। सेम एक्स कितने से सेक्रीफाइस कर रहा था, 1/10 से। किसी का भी निकाल लो, मैं जेड का निकाल रहा हूँ। तो 7,600 का रिवोल्यूशन का प्रॉफिट था, जिसे हम बांट नहीं रहे क्योंकि हम रिवाइज नहीं कर रहे एसेट लायबिलिटी को। हम इसे एडजस्ट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में, और हमारा जो शेयर आया है जेड का गेनिंग शेयर, वो 1/10 आया है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो हमें पता चल गया जेड कितना कंपनसेट करेगा, 760 कंपनसेट करेगा किसको, एक्स को। तो देखो एक्स का कैपिटल अकाउंट हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये देखो रूल बताया था ना मैंने, एक्स का कैपिटल अकाउंट हम बढ़ा रहे हैं तो बिजनेस उसको क्रेडिट करेगा, और जेड का कैपिटल अकाउंट हम घटा रहे हैं क्योंकि उनका कैपिटल रिड्यूस किया जा रहा है, उनसे कंपनसेशन मांगा जा रहा है, तो बिजनेस कहेगा आपके लिए हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, तो डेबिट। समझ में आया, तो ये है। तो इस तरीके से एंट्री होगी, नरेशन पास कर देंगे बीइंग, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन इज एडजस्टेड, इज एडजस्टेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या कर दिया, इसको एडजस्ट कर दिया। बोलो क्लियर है, यस। तो यहाँ पर आकर आपका यह एंट्री भी कंप्लीट होता है। देखो इतना करना था। अब अगर क्वेश्चन ओल्ड वैल्यूज विल कंटिन्यू इन द बुक्स, अगर ये पॉइंट नहीं देता ना, तब आपका और भी आसान हो जाता, अगर ये नहीं देता, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, तब हम ना नॉर्मल रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, जो हमने ये मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया ना गाइस, ये जो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, फिर ये मेमोरेंडम नहीं बनता, ठीक है, फिर ये मेमोरेंडम नहीं बनता, फिर ये प्रॉपर रिवोल्यूशन अकाउंट बनता। हम मेमोरेंडम मेंशन नहीं करते। अगर मान लो हम रिवाइज करना चाहते हैं ना एसेट्स को एंड लायबिलिटीज को, रिवाइज करना चाहते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी को, ठीक है, तो हमारा पहली बात तो ये मेमोरेंडम नहीं आता, हमारा आता रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मल, ठीक है। चाहे तो आप इसे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। और ये जो प्रॉफिट एंड, ये जो प्रॉफिट आता है ना रीवैल्यूएशन का, इसको हम सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में नहीं करते फिर एडजस्ट, फिर हम इसको नॉर्मली बांट देते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन है, ठीक है, लिखते फिर टू रिवोल्यूशन, या लिखते टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, तब ऐसे लिखते, तब हम ओल्ड रेशियो में बांट देते, ठीक है, तब दिक्कत नहीं थी, तब तो और आसान हो जाता है। एक्स वाई जेड, 7,600 का प्रॉफिट था, ओल्ड रेशो में बांट देते, ओल्ड रेशो 5:3:2 था ना आपका, ओल्ड रेशो क्या था, 5:3:2, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10 में आप इसे बांट देते, ठीक है, निकाल लो, आराम से निकाल सकते थे, 1 0 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, बाकी 760 इंटू 5 करते तो ये 3800 हो जाता, ठीक है, और 760 इंटू 3 करते तो ये 2280 हो जाता, ठीक है, और 760 इंटू 2 करते तो ये 1520 हो जाता, और इन सब का टोटल हम बाहर कर देते 7,600, इस तरीके से हम दिखा देते, और फिर हम इनकी प्रॉपर एंट्री भी पास कर देते जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताई थी एंट्रीज, ठीक है। तो ये एंट्रीज आपका होमवर्क है, ये एंट्रीज आपको करनी है, ठीक है। इसी क्वेश्चन की देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, अगर मान लो हम एसेट्स और लायबिलिटी को रिवाइज करते हैं तो बताओ आप इसके क्या एंट्री पास करते थे, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, तो आपको ये करना है। तो देखो बहुत आसान है, ठीक है, आराम से आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओल्ड वैल्यूज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिवाइज नहीं करना चाहते हैं, ये पॉइंट अच्छा पॉइंट था
इसलिए हमने इसको बोलते ना बहुत अच्छे से देखा, ठीक है, बहुत अच्छे से देखा। पर ऐसा ना एग्ज़ाम में बहुत रेयर या कम देखने को मिलता है। जनरली हम एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को रिवाइज़ करते हैं, ठीक है? और रिवाइज़ करते हैं तो फिर हम प्रॉपर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफ़िट जो आता है उसको बाँटते भी हैं, याद रखना, ठीक है? चलिए बोलिए इतनी बात समझ में आती है? यस। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने अच्छे से समझ लिया, अब समझो ये ज़रूरी क्यों था आपके लिए? देखो बेटा, जब पार्टनरशिप फर्म में ना रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है, तो जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन आता है, जिस दिन पार्टनर अपना रेशियो चेंज करते हैं ना, उस दिन हमें करनी होती है स्पेशल अकाउंटिंग। क्या करनी होती है? स्पेशल अकाउंटिंग, ठीक है? स्पेशल अकाउंटिंग। और स्पेशल अकाउंटिंग अगर हमें करनी है, तो हमें सबसे पहले बनाना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो सोचो, अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ही नहीं आता है बनाने, तो फिर कैसे बात बनेगी? फिर सेकंड पॉइंट में आप बनाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? और फिर लास्ट में आप बनाते हो अपना बैलेंस शीट इस चैप्टर में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है? बोलो क्लियर है? और ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो कितने मार्क्स का आ सकता है? 6 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है? इसलिए मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि रिवोल्यूशन अकाउंट आपके लिए समझना जरूरी था। आज से जो ये लेक्चर स्टार्ट हुआ है आपका, ये आपको प्रिपेयर करेगा फुल फ्लेज क्वेश्चंस को करने के लिए, जहाँ पर आप एग्जाम में अपने 6 मार्क्स गेन कर सकते हो। और ये रिवोल्यूशन अकाउंट आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं फर्दर लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, तो वहाँ पे भी सेम बनेगा। तो यहाँ समझ लोगे तो आगे दिक्कत आपको नहीं होगी। बोलो क्लियर है? यस। तो सर इस लेक्चर से पहले जितने भी आपने प्रायर लेक्चर्स पढ़ाए हैं अभी इस चैप्टर में, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? बेटा वो तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये सारा का सारा बोलते हैं ना अकाउंटिंग प्रोसेस करोगे ना, तो इसमें आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो की नीड पड़ेगी जो आपने सीखा था पहले, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की नीड पड़ेगी, चाहे वो सेल्फ जनरेटेड हो या परचेज गुडविल हो, उसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस का आपको ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, उसका यहाँ पर बोलते हैं ना कि ट्रीटमेंट होगा। तो आपने जितने भी कंसेप्ट अभी इस टॉपिक से पहले पढ़े हैं, वो सारे इक्वलेंट इंपॉर्टेंट है फुल फ्लेज क्वेश्चन को करने के लिए। बट हाँ, जो आपने इससे पहले टॉपिक पूछे हैं वो एग्जाम में 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। याद रखना जो 6 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत स्मूथ होते हैं, उनमें दिक्कत नहीं होती, ठीक है? वो लास्ट में जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो वैसे ही बता दूंगा ये क्वेश्चन आपके 6 6 मार्क्स के आते हैं। पर ये जो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो इनमें आपका ना जो पूरा कंसेप्ट है उसका टेस्ट लिया जाता है अच्छे से। तो 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन में जितना भी आपने सेक्रीफाइसिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस पड़ा, वो आ सकता है, ठीक है? बाकी आज से हमारे फुल फ्लैज क्वेश्चंस की जर्नी स्टार्ट हो रही है। आज हमने रिवोल्यूशन अकाउंट क्लियर करा, कल मैं रिवोल्यूशन अकाउंट के ऊपर कुछ बेसिक एडजस्टमेंट जो बच्चों को थोड़ा दिक्कत करते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फिर हम बेटा बैलेंस शीट तो क्वेश्चन से ही बना लेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट आपने 11th क्लास में भी बना रखी है। तो फिर हम आगे जाके फुल फ्लैज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? द आंसर इज यस। तो आज का लेक्चर मेरे बच्चे हम यहीं पे छोड़ते हैं। आई होप सो कि आपको रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको बेटा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को आप अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय।